Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 22 ऑफ सितंबर 2021। तो गाइज आज है तारीख 22 सितंबर 2021 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है आज। सबसे पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे नीति आयोग हाल ही में अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स को लेकर आया, तो डिस्कस करेंगे इस रिफॉर्म से क्या बदलाव होता हुआ नजर आएगा, अर्बनाइजेशन क्या होता है भारत के अंदर, अर्बनाइजेशन की क्या कंडीशन है, ये हम लोग जानने वाले हैं इस आर्टिकल के अंदर। आपको आज बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलने वाली हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये जो डेली करंट अफेयर का वीडियो होता है ये डेली बेसिस पर मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड हो जाता है। यहां पर हम लोग जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से उनको डिस्कस करते हैं। हर एक आर्टिकल को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद आज का जो सेकंड आर्टिकल होने वाला है उसमें हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में अपना जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला रिपोर्ट है उसको स्टॉप कर दिया है। अब ये इस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं करेगा, तो डिस्कस करेंगे ये रिपोर्ट क्या होती है, इसका क्या महत्व है, इंडिया का पिछले सालों में क्या रैंक रहा है इस रिपोर्ट के अंदर। वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग आपको बहुत सारे प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स आपको जानने को मिलेंगे जहां पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में आज हम डिस्कस करेंगे टॉक्सिक 3OS जो है इस्तेमाल हुआ है सनस्क्रीन के अंदर। सनस्क्रीन के बारे में आपको मालूम होगा, जो सूरज में यानी कि सूर्य में बाहर निकलने से, धूप में बाहर निकलने से पहले आप सनस्क्रीन लगाते हो, इसके अंदर टॉक्सिक्स का इस्तेमाल होता है। वो टॉक्सिक्स क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे। 3OS करके यहाँ पर टॉक्सिक का नाम लिया गया, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। आप सनस्क्रीन लो तो उसमें क्या देखो, क्या यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, क्या चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, ये सब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये होगा एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद नीति आयोग हाल ही में शून्य कैंपेन लेकर आया, तो ये शून्य कैंपेन क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, अगेन एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से चर्चा करेंगे। एक आर्टिकल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी आया है, गुप्ता पीरियड टेम्पल जो है आज के टाइम पर देखने को मिला, इसको फाउंड करा गया यूपी के अंदर। तो डिस्कशन करेंगे गुप्ता पीरियड के टेम्पल के अंदर जो भी रिमेन्स है वो मिल रहे हैं। अभी यहाँ पर पिलर्स देखने को मिले हैं, उन पिलर्स के ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, वो इंस्क्रिप्शंस क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे। पूरा गुप्ता पीरियड मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ, बहुत ही थोड़े शब्दों में यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा इसको समझाने की। देन उसके बाद एट द लास्ट हम बात करेंगे ग्लोबल मीथेन प्लज के बारे में। तो अभी यूएस और यूके के बीच में ये लेकर चर्चा हुई है कि यहाँ पर मीथेन को लेकर एक तरीके से जो भी एमिशन होता है उसको कट डाउन करेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर फॉलो कर लेना। अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक लाइक करके आप काफ़ी हद तक अपना सपोर्ट दिखा सकते हो, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा वीडियो को लाइक करने में। तो सबसे पहले यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब फटाफट हम लोग रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे करंट अफेयर की खास बात यह है यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर करंट इशूज़ तो डिस्कस करते ही हैं, साथ ही साथ जो पिछले दिन का करंट अफेयर होता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो हमने कल क्या क्या डिस्कस किया था एक बार रिवीजन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं, उसके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग दोगे। सबसे पहला हमने कल आर्टिकल डिस्कस किया था, 15वां ईस्ट एशिया समिट एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ये ईस्ट एशिया समिट क्या है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। इस मीटिंग के अंदर क्या डिस्कशन किया गया था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना। उसके बाद हमने कल डिस्कस किया था जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने अभी यहाँ पर एक एग्रीमेंट रखा। आप कह सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स थे, G33 ग्रुप के बारे में आपको कल बताया था। तो G33 ग्रुप के बीच में आपस में यहाँ पर बातचीत हुई। इंडिया ने बहुत सारे इशूज उठाए जो कि डेवलपिंग नेशंस को लेकर बहुत सारे इशूज देखने को मिलते हैं एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। बहुत सारे WTO के रेगुलेशंस हैं, उन रेगुलेशंस की वजह से आज के टाइम पर इंडिया या फिर बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। कल मैंने आपको डिटेल में समझाया था, अलग अलग प्रकार की सब्सिडीज होती हैं, ये सब कुछ मैंने समझाया था। क्वेश्चन आप लोगों से ये बनता है, ये G33 ग्रुपिंग कौन सी है, आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। G33 के अंदर कितने नेशंस हैं ये भी बताना। उसके बाद कल हमने डिस्कस किया था 12वां SCO का समिट हुआ है, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये समिट देखने को मिला। अब यहाँ पर इस समिट के अंदर अफगानिस्तान को लेकर चर्चा हुई, एनवायरमेंट को लेकर चर्चा हुई, कोविड को लेकर चर्चा हुई, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चर्चा हुई हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, SCO समिट के अंदर अभी एक बदलाव हुआ है, वो बदलाव यह हुआ है इसके अंदर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन बताना है। आप लोग यहाँ पे बताना SCO के टोटल कितने मेंबर्स हैं आज के टाइम पर। दूसरा क्वेश्चन SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तीसरा क्वेश्चन हाल ही में जो SCO की समिट हुई थी वो कौन सी जगह पर हुई थी। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं।
फिर उसके बाद कल हमने डिस्कस किया था स्पिन स्कीम के बारे में। तो जो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन है उसने स्पिन स्कीम को लॉन्च किया है। क्वेश्चन ये है ये स्पिन स्कीम किसके लिए है और साथ ही साथ यहाँ पर उन जिसके लिए भी स्कीम लाई गई है उसको क्या फ़ायदा मिलेगा इस स्कीम के अंडर, ये आप लोग बताना ज़रूर। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था दुनिया का एक तरीके से एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व बन चुका है, एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 5 कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है, एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 5 कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं जिनके अंदर ये बायोस्फीयर रिजर्व फैला है। साथ ही साथ कल हमने डिस्कस किया था पूरे दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है, दिल्ली से लेकर मुंबई एक्सप्रेसवे। आपको मालूम होगा कल मैंने डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। क्वेश्चन ये है ये एक्सप्रेसवे कितने किलोमीटर्स का है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करना है। यहाँ पर अगर आप लोगों ने कल अच्छे से सुना होगा लेक्चर तो डेफिनेटली यहाँ पर इसका जवाब दे पाओगे। दूसरा क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग कौन कौन से राज्यों से ये एक्सप्रेसवे निकल कर जा रहा है ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिर चलो बढ़ते हैं आगे, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। आज का जो पहला आर्टिकल होने वाला है वो सोशल इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा और सोशल इश्यूज आता है जीएस पेपर 1 के अंदर, प्लस यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्लस इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सिलेबस में बहुत सारे पार्ट्स हैं जहां से आप लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर चर्चा हो रही है अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स, नीति आयोग ने यहाँ पर इस रिफॉर्म्स को लाया। अब यहाँ पर आर्टिकल कहाँ से लिया गया है तो आर्टिकल पीआईबी का आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सिंपली इस आर्टिकल के अंदर समझाया गया है। और यहाँ पे आपको मालूम होगा जो पीआईबी है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है करंट अफेयर के लिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्टली अपना डेटा पब्लिश करती है। और यहाँ पर जितने भी आर्टिकल मैं डिस्कस करूंगा सारे मैं आपको सोर्सेज दिखाता रहूंगा कहाँ कहाँ से आर्टिकल्स को लिया गया है। ओके, तो यहाँ पर हाल ही में नीति आयोग ने लॉन्च किया एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ उससे पहले आपको समझना होगा कि इंडिया के अंदर ये जो अर्बनाइजेशन है वो क्या है, अर्बनाइजेशन एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखो भारत की जो पॉपुलेशन है वो 2011 के अंदर यहाँ पर 1210 मिलियन के आसपास देखने को मिली। देन उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो जो इसके अंदर अर्बनाइजेशन था, अर्बनाइजेशन मतलब एग्जैक्टली ये होता है कि जो लोग हैं वो टाउन्स हो गए या शहर हो गए, गांव से शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, टाउन्स की तरफ यहाँ पर लोगों की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, तो उसको हम लोग अर्बनाइजेशन बोलते हैं। लोग शहर की तरफ बढ़ रहे हैं इस वजह से हम लोग उसको अर्बनाइजेशन बोलते हैं। तो अर्बनाइजेशन लगभग अगर हम बात करें साल 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग 31.1% के आसपास था, लेकिन आज के टाइम पर अर्बनाइजेशन काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। एग्जैक्टली यहाँ पर ये रिपोर्ट ये बताती है 75% जो अर्बन पॉपुलेशन है हमारे भारत के अंदर वो लगभग 10 राज्यों के अंदर देखने को मिलेगी। मतलब सबसे ज़्यादा लोग जो शहर में हैं वो इन 10 राज्यों में हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरला। ये एरियाज है जहां पर सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन यहां पर देखने को मिलेगा। अब मैं आपको स्टेट वाइज सिनेरियो बताता हूं, राज्यों वाइज यहां पे बताता हूं कहां कहां पर अर्बनाइजेशन कितना कितना है। तो सबसे पहले एक स्टेज आता है अबव नेशनल एवरेज, यानी कि लगभग 40% तक अर्बनाइजेशन कौन कौन से राज्यों के अंदर है। तो गोवा के अंदर 40% तक अर्बनाइजेशन है, लोग शहर में रह रहे हैं। उसके बाद तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और गुजरात के अंदर, यहाँ सभी जगह पर 40% तक अर्बनाइजेशन है। उसके बाद 31% तक अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा, मतलब थोड़ा सा कम है, यहाँ पर कम लोग शहर में रह रहे हैं, जैसे बिहार, ओडिशा, असम और उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, यहाँ पर अर्बनाइजेशन बहुत अल्टीमेट लेवल पर है, 75% से भी ज़्यादा अर्बनाइजेशन है, लोग सबसे ज़्यादा शहर में रह रहे हैं, जैसे कि दिल्ली यहाँ पर हो गया। उसके बाद दमन एंड दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप हो गया। तो यहाँ पर आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं ये जो अर्बन प्लानिंग होती है इसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है। देखो अर्बन प्लानिंग करनी होती है, ऑब्वियसली बात है, लोग यहाँ पर शहर की तरफ बढ़ें, कुछ नया करें, आगे हम लोग ग्रो हों, इसकी बहुत ज़रूरत होती है। ज़रूरत यह है जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा पॉपुलेशन थोड़ी बहुत इंक्रीज़ होती हुई नजर आती है और पॉपुलेशन काफ़ी मैटर रखती है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ होती है, प्लस आप कह सकते हो बहुत सारे एक तरीके से कंट्रीज़ है जो कि टोटली अर्बनाइज्ड हैं, जहाँ पर लोग एक तरीके से अच्छे लेवल पर रह रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर अभी भी हम लोग अर्बनाइजेशन के मामले में थोड़ा सा पीछे हैं, तो इसको ग्रो करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरी बात, अर्बनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर बताया गया जो अर्बनाइजेशन है वो लगभग 60% तक भारत का जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। जीडीपी मान ले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर हम इसको बात करें तो इसकी फुल फॉर्म इसका एक फॉर्मूला है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करके यहाँ पर आप कह सकते हो एक फॉर्मूला है इसका।
तो ये एक तरीके से जीडीपी का मतलब यह है कि हमारी कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना सरकार खर्च रही है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, सबका टोटल करके जीडीपी को निकाला जाता है। तो शहर के अंदर जो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके रिगार्डिंग 60% तक जीडीपी जो हमारे शहर वाले एरियाज कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे भारत के अंदर, बाकी 40% जीडीपी आपको रूरल एरिया से देखने को मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है, एक तरीके से ज़रूरत ये भी है कि इस इंडियन इकॉनमी को और ग्रो करा जाए। अर्बनाइजेशन इंडियन इकॉनमी को ग्रो करने में मदद करता है। देन उसके बाद यहाँ पर एक ये भी है कि इंडिया का जो नेशनल ग्रोथ टारगेट है वो भी आगे बहुत लंबा है, और ये ज़रूरत इसलिए क्योंकि हमने अपना टारगेट रख रखा है साल 2024 तक हम लोग चाहते हैं कि भारत 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन पाए, 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की इकॉनमी बन पाए। तो ये हमारा टारगेट है। इसको अचीव करने के लिए हमें ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो, प्लस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, लोगों को नौकरियाँ ज़्यादा मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप हो, प्लस यहाँ पर जो भी एनवायरमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से चलें। ठीक है, नदियों को साफ़ किया जाए और इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स, शहरों को साफ़ करने के प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट्स को टारगेट किया जा रहा है। तो ये सारे भारत के टारगेट्स हैं कि हम लोग अचीव कर पाएँ जल्द से जल्द, हमारी इकोनॉमी भी अच्छी हो और प्लस लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंप्रूव हो। इस चीज़ के ऊपर फोकस रखने के लिए हमें अर्बनाइजेशन की काफ़ी हद तक ज़रूरत है। अब बात करते हैं भारत का जो ग्लोबल कमिटमेंट है वो क्या है, यानी कि भारत ने बहुत सारी जगह पर अपने कमिटमेंट रख रखा है, अपनी जिम्मेदारी है उसकी, वो ये है जैसे कि यहाँ पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। आपको मालूम होगा हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। 17 में से जो गोल नंबर 11 है ना, गोल नंबर 11 है, तो वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो गोल नंबर 11 आपको ये देखने को मिल रहा होगा, ये है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो भारत यहाँ पर एक तरीके से फोकस ये रखता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए, लगातार विकास हो पाए। ठीक है, इसका एक तरीके से एक गोल ये भी है, प्लस यहाँ पर उसके बाद और बहुत सारे गोल्स हैं। हम लोग लगातार कंस्ट्रक्शन करें, डेवलपमेंट करें और जो अर्बन एरियाज है उनको इंप्रूव करें, अर्बनाइजेशन को बढ़ाएं, ये एक फोकस है। प्लस उसके बाद ये एक फोकस हमारा जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया गया था साल 2015 में, इसमें यहाँ पर मेन फोकस ये था कि जो एमिशन है, पोल्यूशन है, पोल्यूशन को कम से कम किया जाए। तो भारत इसके ऊपर ही फोकस कर रहा है। भारत का फोकस यह है कि साल 2030 तक हम लोग बहुत कम से कम पोल्यूशन कर पाएं। तो ये कुछ कमिटमेंट्स जो कि इंडिया फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर इसको भी लेकर यहाँ पर ये चर्चा हुई है। तो आप लोग यहाँ पर कुछ आइडिया अलग से भी ले सकते हो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या है ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सारी बात हो रही है अर्बन डेवलपमेंट को लेकर, शहर को बढ़ाने में बात हो रही है, शहर के विकास के लिए बात हो रही है। तो शहर के विकास करने के लिए ऑब्वियस ही बात है हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट है हमारे पास, स्मार्ट सिटी चलाया जाता है ताकि जो शहर है उनको और ज़्यादा स्मार्ट बनाया जा सके, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को और ज़्यादा डेवलप करा जा सके। उसका एक अमृत मिशन है, अमृत की फुल फॉर्म क्या है नीचे कॉमेंट सेक्शन बताना। उसका स्वच्छ भारत मिशन अर्बन हो गया, उसका हरिदय मिशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आप कह सकते हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन होगा। तो ये सारे जो मिशन स्कीम्स हैं, ये प्रोग्राम्स हैं, किस लिए है, सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज को डेवलप करने के लिए। ये सारे के प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। अगले आर्टिकल में बात करेंगे, ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल है, जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर चर्चा हो रही है वर्ल्ड बैंक ने रोक दी है अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्या होता है। उससे पहले आप लोग देख सकते हो द हिंदू का ये आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, और वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर डिसकंटिन्यू किया अपने इस रिपोर्ट को। अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं करेगा। उससे पहले हम समझेंगे वर्ल्ड बैंक क्या है, तभी हम लोग चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जानना भी जरूरी है क्योंकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें, वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था 1944 में, और एक तरीके से ये एक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। उसके साथ आप कह सकते हो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ मिलकर बना है। जो IBRD था ना, खासकर जो IBRD ये वाला है, इसको बाद में वर्ल्ड बैंक बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक के अंदर 5 इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं। 5 इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 इंस्टीट्यूशन है। एक IBRD, एक IDA, उसके बाद IFC, उसके बाद ICSID, देन उसके बाद बीगा। तो IBRD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IDA है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इन दोनों को मिलाकर बनता है वर्ल्ड बैंक, आप ध्यान रखना। बाकी सारे ये भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के अंदर में ही आते हैं। एक का काम है कंट्रीज को एक तरीके से सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ाना, एक का काम है इंटरेस्ट फ्री लोन देना, यानी ऐसे लोन प्रोवाइड करवाना जिसके ऊपर ब्याज ना चार्ज करा जाए। एक का काम है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसको बढ़ाना, गरीबी को कम करना, लोगों की लाइफ को इंप्रूव करना। तो यहाँ पर ये अलग अलग फोकस रखते हैं सारे इंस्टीट्यूशन, ये सब वर्ल्ड बैंक के अंदर आते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के अंदर 5
इंस्टीट्यूशंस आते हैं, कौन कौन से आते हैं, आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। वर्ल्ड बैंक के अंदर जो मेंबर कंट्रीज हैं 189 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है, ध्यान रखना। वर्ल्ड बैंक बहुत सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। अब यहाँ पर हम लोग है नहीं लगाएंगे, अब हम बोलेंगे इस रिपोर्ट को पब्लिश करता था, अब इस रिपोर्ट को ये पब्लिश नहीं करेगा। उसके बाद एक रिपोर्ट पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की, और एक रिपोर्ट पब्लिश करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की, ये आप लोग ध्यान रखना। ओके नाउ अब हम बात करते हैं, हमने देख लिया कि हाँ इस रिपोर्ट को पब्लिश करने से रोक दिया। ये रिपोर्ट क्या थी? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट है एग्जैक्टली क्या होती है, इस रिपोर्ट को पहली बात लाया गया था साल 2003 के अंदर। इसमें जो मेन फोकस ये रखा गया कि देखो इस रिपोर्ट के अंदर इन कंट्रीज का नाम आएगा जहां पर बिजनेस करना बहुत ज़्यादा आसान है, इस वजह से इसका नाम दिया गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इस कंट्री के अंदर आप बिजनेस आराम से कर सकते हो। इसके अंदर लगभग 190 इकोनॉमीज हैं, 190 कंट्रीज हैं, उनकी रैंक तैयार करी जाती है, ठीक है। और यहां पर 10 पैरामीटर्स देखे जाते हैं, मतलब कोई भी कंट्री, मान लो इंडिया है तो फोकस ये रखा जाएगा इंडिया के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना कितना आसान है, इंडिया के अंदर जो कंस्ट्रक्शन परमिट है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए परमिट लेना कितना आसान है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है या नहीं मिल जाती है, आसानी से आप प्रॉपर्टी रजिस्टर करवा पाते हो या नहीं कर पाते हो, क्रेडिट आराम से मिल जाता है या नहीं मिल जाता है, आपको प्रोटेक्शन मिलती है या नहीं मिलती है, आपको टैक्सेस के अंदर कितना रिडक्शन मिलता है, प्लस आप ट्रेड कैसा कितने ईजिली यहाँ पर कर पाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर किसी कंट्री के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छे लेवल पर बहुत आसानी से यहाँ पर हो जाती हैं, बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाती हैं, तो वो उसका जो रैंक है वो ऑब्वियस सी बात है अच्छा होगा। तो मतलब ऐसी कंट्रीज़ को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है जो कि जहां पर बिजनेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो। अगर हम बात करें इंडिया की परफॉर्मेंस की, तो पिछले कुछ सालों के अंदर इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे लिए लेटेस्ट रिपोर्ट मायने रखेगी, ज़्यादा कुछ रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे नहीं क्योंकि अब ये रिपोर्ट ऑब्वियस सी बात है खत्म हो चुकी है। तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इसको अक्टूबर 2019 के अंदर पब्लिश किया गया था, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिपोर्ट में यहाँ पर इंडिया की जो रैंक थी वो थी 63rd रैंक। ओके ये आप लोग देख सकते हो, ये 2019 के अंदर थी। 2018 के अंदर 77th रैंक थी, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। फिलहाल तो अभी के लिए ये रिपोर्ट पूरी खत्म हो चुकी है, अब इस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया जाएगा। ओके नाउ बढ़ते हैं आगे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और एनवायरमेंट अगेन आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। यहां पर चर्चा हो रही है टॉक्सिक 3OS यूज्ड इन स्क्रीन। OS का मतलब है O से ही रिलेटेड, मतलब O नाम से ही 3 ऐसे जहरीले चीज़ें हैं जो कि सन स्क्रीन के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। आपने देखा होगा सन स्क्रीन बहुत सारी प्रकार की होती हैं अलग अलग, मतलब कि आप धूप में निकलने से पहले बहुत सारे लोग सन स्क्रीन ये वाली लगाते होंगे कि आपकी जो स्किन है उसको डैमेज नहीं करेगा ये, अगर आप लोग ये लगा लोगे तो। लेकिन हो क्या रहा है, उसके अंदर बहुत सारी एक तरीके से जहरीली चीज़ें हैं। वो क्या क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा। आर्टिकल डाउन टू अर्थ का है। डाउन टू अर्थ एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है यूपीएससी करंट अफेयर के लिए। तो अभी हुआ क्या है, यूएस के जो एक्टिविस्ट हैं, यूएस के एक्टिविस्ट हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, इन्होंने डिमांड करा है किससे, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से, यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करी कि आप वापस से रिक्लासीफाई करो, क्योंकि बहुत सारे जो टॉक्सिक हैं, लगभग 3OS टॉक्सिक। OS का मतलब यह है, O नाम से 3 ये जहरीली चीज़ें हैं, एक है ऑक्सीबेंजोन, दूसरा है ऑक्टीनॉक्सेट और तीसरा है ऑक्टीक्रेसलिन। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें हैं जिसको इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है 3OS, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉक्सिक यहाँ पर सन स्क्रीन के अंदर इस्तेमाल करे गए हैं। तो यहाँ पर जो भी एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने डिमांड ये करी है कि आप इन केमिकल्स को शिफ्ट करो नॉट जनरली रिकग्नाइज्ड के अंदर, ठीक है, कि मतलब कि यहाँ पर ये सेफ नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। तो इस कैटेगरी के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेस कैटेगरी, ठीक है, ग्रेस कैटेगरी 2 के अंदर डालो, ऐसा यहाँ पर यूएस के लोगों का कहना है। क्योंकि ये जहरीली चीज़ है, अगर यहाँ पर इंसान लगाएगा तो इंसान को बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा इन सब चीज़ों का। अगर हम लोग बात करें जो ये टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक 3Os जो कि आपको पता चल गया है, एक है ऑक्सीबेंजोन, एक है एक तरीके से ऑक्टीक्रिलिन और तीसरा है ऑक्टीनॉक्सेट, ठीक है। यहाँ पर एक और नाम ऐड है जिसका नाम है एवोबेंजोन। तो ये 3-4 केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स बहुत खतरनाक हैं। ये अल्ट्रा वायलेट फिल्टर्स हैं, यानी कि क्या होता है, आप लोग सन स्क्रीन क्यों लगा रहे हो, क्योंकि सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही हैं, यूवी रेज निकल रही हैं। यूवी रेज हमारे शरीर को पेनिट्रेट कर जाती हैं, हमारे शरीर के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो आप जब इसको सन स्क्रीन को लगा लोगे तो वो यूवी रेज आपकी बॉडी में नहीं जाएंगी। तो यूवी रेज एक तरीके से यूवी रेज का फिल्टर होता है, फिल्टर की तरफ यहाँ पर एक काम करता है। लेकिन ये जो केमिकल्स हैं ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो जाते हैं। ये जो यूवी फिल्टर्स हैं ये हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, एनवायरमेंट को गंदा करते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। एनवायरमेंट के लिए काफ़ी खतरनाक है। एनवायरमेंट के साथ साथ हमारे
हमारे शरीर के लिए भी खतरनाक है। तो जब भी सन स्क्रीन लो, ठीक है, तो सन स्क्रीन के अंदर जब भी जिंक ऑक्साइड हो या टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो, तो ये सेफ मिनरल्स है, ये वाला सन स्क्रीन आप ले सकते हो। अगर किसी सन स्क्रीन के अंदर ये 4 चीज़ें आपको मिलती हैं, जैसे ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टीनॉक्सेट और होमोसलेट और ऑक्टोक्रेलिन, ये अगर 4 चीज़ें मिलती हैं तो ये टॉक्सिक केमिकल्स हैं। यहाँ पर इन केमिकल्स को मना करना है। अब यहाँ पर ये वाला सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करना है। और अभी जो भी यहाँ पर एक्टिविस्ट हैं या क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं या फिर पॉलिटिशियंस, उनकी डिमांड यही है कि आप लोग यहाँ पर इन केमिकल्स को जल्द से जल्द इन सनस्क्रीन से निकाल दो, क्योंकि ये हार्मफुल है। हार्मफुल कैसे हैं, तो इनसे रिलेटेड कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है, जो ये 3 जो केमिकल्स हैं, एक तरीके से ये यहाँ पर सनस्क्रीन के अंदर 2/3 भाग में प्रेजेंट होते हैं। जितना भी सनस्क्रीन है उसका 2/3 के अंदर यही केमिकल्स होते हैं। और ये केमिकल पब्लिक हेल्थ के लिए, मतलब आपके लिए, मेरे लिए, जो ह्यूमंस हैं उनके लिए खतरनाक है ही। साथ ही साथ यहाँ पर समुद्र के अंदर जो जीव हैं उनके लिए खतरनाक है। जो कोरल रीफ्स हैं, जीव समुद्र के अंदर जो यहाँ पर मछली देखने को मिलेगी, इनके लिए खतरनाक। साथ ही जो कोरल रीफ्स, जो इस प्रकार की आपको रंगीन कलर की कोरल रीफ्स दिख रही होंगी ना, इसको कोरल रीफ्स बोलते हैं। इसको भी यहाँ पर खतरा पहुंचता है। ये कोरल रीफ्स भी डैमेज होती हुई नजर आती हैं। जो ऑक्टोक्रिलिन है, एक तरीके से ये सन प्रोडक्शन तो है, लेकिन यहाँ पर सन प्रोटेक्शन के साथ साथ आप कह सकते हो यहाँ पर ये क्या करता है, ये डैमेज कर देता है ह्यूमन के हार्मोन्स को, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको डैमेज कर देता है। साथ ही साथ ह्यूमन सेल्स जो हैं उनको डैमेज कर देता है। ठीक है, बहुत सारे जो सेल्स है वो इंसान के अंदर ब्लड में, यूरिन में पाए जाते हैं, ठीक है, उनको डैमेज कर देता है। और साथ ही साथ जो ऑक्सीबेंजोन है, ये टॉक्सिक है, जहरीला है कोरल्स के लिए। कोरल्स क्या होती है मैंने आप लोगों को बताया, तो इनके लिए भी काफ़ी हद तक ये जहरीला देखने को मिलता है। तो ये पब्लिक हेल्थ के साथ साथ मैरीन एनवायरमेंट प्लस यहाँ पर जो कोरल रीफ्स हैं इनके लिए भी खतरनाक ये चीज़ है। तो इसको रोकने की बात की गई है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है अगेन। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है शून्य कैंपेन के बारे में। तो ये शून्य कैंपेन नीति आयोग का क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल PIB से लिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। और PIB वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो हुआ क्या है, तो हाल ही में जो नीति आयोग है और साथ ही साथ रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है, जिसको हम लोगों ने RMI बोला है, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च कर दिया शून्य कैंपेन को। शून्य मतलब जीरो, आपको मालूम होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये एक इनिशिएटिव है जो कि क्या करेगा, जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स को प्रमोट करेगा। देखो होता क्या है, भारत के अंदर बहुत सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप लोग सामान मंगाते हो। अब आप सामान मंगाते हो तो ये लोग बाइक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो बाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल तो नहीं है ना, वो बाइक बहुत सारा पोल्यूशन वगैरह कर रही है। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, उसमें पेट्रोल डल रहा है, डीजल डल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, पोल्यूशन कर रही है। तो ये इनिशिएटिव शून्य कैंपेन इसलिए चलाया गया है ताकि इन लोगों को ये जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स दिए जाएं। और आप कह सकते हो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक तरीके से प्रमोट करने की बातचीत यहां पर की गई है। ये लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, इसके ऊपर यहां पर फोकस रखा गया। ये लोग इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया भर में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में भी जान लो। एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया था 1982 के अंदर। तो RMI और नीति आयोग ने मिलकर इस शून्य कैंपेन को कर दिया है लॉन्च। तो शून्य कैंपेन के अंदर इलेक्ट्रिक डिलीवरीज को यहां पर बोला गया। जो कैंपेन है इसका मेन मकसद यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। जो भी आपके शहरों के अंदर डिलीवरीज हो रही हैं उसके लिए यहाँ पर व्यक्ति इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करे। इससे क्या होगा, ये जीरो पोल्यूशन डिलीवरी भी होगी। यहाँ पे आपके घर पर सामान पहुँच जाएगा और प्लस एनवायरमेंट के अंदर कोई भी पोल्यूशन नहीं हुआ है। और इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी प्रमोट होंगे, ब्रांडिंग वगैरह भी प्रमोट होती हुई नजर आएगी। तो ये यहाँ पर फोकस रखा गया है। तो ई-कॉमर्स कंपनीज को यहाँ पर काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी और इस चीज़ के रिगार्डिंग तो यहाँ पर एक मेन फोकस रखना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया एक ऑनलाइन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म आप बना लो। एक ऑनलाइन ट्रैकिंग जो प्लेटफॉर्म होगा वो यहाँ पर कैंपेन का इम्पैक्ट शेयर करेगा कि किस प्रकार से यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कितना कार्बन आपने कितना बचाया है, पोल्यूशन कितना कम किया है, तो इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये चीज़ें भी आप ट्रैक कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर फोकस लगाया गया। साथ ही साथ यहाँ पे बोला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देखो आज के टाइम पर लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि आज के टाइम पर जो ई-कॉमर्स मार्केट है वो हमारा काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। इनफैक्ट आप सभी लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या और भी बहुत सारी वेबसाइट्स या फिर ऐप से शॉपिंग वगैरह करते होंगे। तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत बढ़ चुका है। 2013 से 17 के बीच में यहाँ पर ये ग्रो हो रहा था और 2022 तक लगभग ये $150 बिलियन तक का ई-कॉमर्स मार्केट हो जाएगा। तो यहाँ पर डिलीवरी करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अगर पेट्रोल डीजल वाला इस्तेमाल होगा तो पोल्यूशन ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, डिलीवरी व्हीकल्स का इस्तेमाल करा जाएगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होंगे। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इस्तेमाल होंगे तो एमिशन कम से कम होगा, पोल्यूशन कम से कम होगा। और ये हमारा टारगेट भी है, हम लोग पोल्यूशन को कम से कम करें। आपको मालूम होगा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है जहाँ पर हमने डिसाइड कर रखा है हम लोग पोल्यूशन को कम से कम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और फायदा ये होगा कि एनर्जी
सिक्योरिटी के अंदर हम लोग को हेल्प मिलेगी। इससे क्या होगा, आज के टाइम पर हम लोग बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि हम लोग सऊदी अरेबिया से, वेनेजुएला से, बहुत सारी कंट्रीज हम लोग ऑयल को, क्रूड ऑयल को परचेस करते हैं, फिर उसको रिफाइन करके पेट्रोल बनाते हैं, फिर पेट्रोल वगैरह यहाँ पे गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहा है। तो है क्या, हम लोग ये ऑयल की डिपेंडेंसी जो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर एक कम हो जाएगी जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे। ओके, हालांकि यहाँ पर ये बोलना इतना आसान है, चीज़ों को इंप्लीमेंट करने में काफ़ी सारी मुश्किलें आ सकती हैं। वो चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, सबसे पहले टेक्नोलॉजी की काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। इंडिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा कम है। हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बना तो लें, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स, कंट्रोलर्स, इन सब की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के अंदर दिक्कत आने वाली है। उसके बाद इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इतना अच्छा है नहीं, जैसे मैंने आपको बताया बैटरीज वगैरह यहाँ पर एक तरीके से ज़्यादा चाहिए होंगी, ज़्यादा पावर चाहिए होगी, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत बनती हुई नजर आएगी। और बैटरीज के लिए आप लोगों को चाहिए होता है लिथियम चाहिए होता है, और बैटरी प्रोडक्शन के लिए कोबाल्ट को चाहिए होता है। तो इंडिया के अंदर लिथियम कोबाल्ट इतना ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं। आज के टाइम पर इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है जापान और चाइना के ऊपर, वहीं से हम लोग लिथियम आयन बैटरीज को एक तरीके से इंपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन यह है, हाल ही में हमने चर्चा करा था एक लिथियम ट्रायंगल के बारे में। आज के टाइम पर भारत ने अर्जेंटीना के साथ भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि कोऑर्डिनेट कर रखा है, अर्जेंटीना के साथ भी कोलैबोरेट कर रखा है। अर्जेंटीना हम लोग को लिथियम का प्रोडक्शन करके देगा, क्योंकि लिथियम अर्जेंटीना के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आप लोगों से क्वेश्चन यह है, आपने लिथियम ट्रायंगल के बारे में ज़रूर सुना होगा। लिथियम ट्रायंगल के अंदर ये 3 कंट्रीज़ होंगी, ऑब्वियस सी बात है। वो 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर नाम बताना। उसके बाद एक चैलेंज ये भी है, आज के टाइम पर भारत के अंदर कोई स्किल्ड वर्कर्स हैं नहीं, तो स्किल्ड वर्कर्स को लाने की ज़रूरत पड़ेगी जाएगी। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर कोई इतने डेडिकेटेड कोर्सेज वगैरह देखने को मिलेंगे नहीं स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज नज़र आएगा। फिलहाल यहाँ पे भारत बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, भारत यहाँ पर यही कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। उसी लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स चला रहा है, जैसे एक इनिशिएटिव ये है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, एक इनिशिएटिव ये हो गया। उसके बाद एक इनिशिएटिव है फेम स्कीम, या मतलब फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उसके बाद एक इनिशिएटिव है नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज। एक इनिशिएटिव फिस्कल इंसेंटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा डिटेल में जाकर देख सकते हो, ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ। ओके, बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है। हिस्ट्री आती है GS पेपर 1 के अंदर। यहाँ पे चर्चा हो रही है जो गुप्ता पीरियड टेम्पल है, गुप्ता पीरियड के जो टेम्पल थे उसके अंदर पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को अभी भी मिल रही हैं, यूपी के अंदर पाई गई हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल आप देख पाओगे, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो ये शंखलिपि स्क्रिप्ट है ये क्या होती है, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने डिस्कवर किया बहुत सारी चीज़ों को जो कि एक तरीके से एंशिएंट टेम्पल के अंदर यहाँ पर मिली हैं। अब वो जो एंशिएंट टेम्पल है वो लगभग गुप्ता पीरियड से बिलोंग करता है, 5 सेंचुरी के आसपास का वो टेम्पल है। कहाँ पर है, बिलसड़ विलेज के अंदर, उत्तर प्रदेश के इटाह डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो वहीं पर काफ़ी सारे टेम्पल के रिमेन्स मिले हैं, रिमेन्स मतलब उसके कुछ चीज़ें मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप कह सकते हो कुछ चीज़ें क्या हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो बिलसर साइट को एक पहली बार प्रोटेक्टेड साइट डिक्लेयर कर दिया गया था 1928 में बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मिला क्या है, तो 2 पिलर को एक्सकेवेट किया गया, 2 पिलर को खोद के निकाला गया है और उसके अंदर इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन मतलब कुछ गाड़ के लिखा गया है या सिंबल्स वगैरह बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये लगभग यहाँ पर है किसके बारे में, कुमार गुप्ता 1 के बारे में है। ये भी गुप्ता पीरियड के एक रूलर थे। ठीक है, गुप्ता पीरियड के रूलर्स के बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। एक पावरफुल रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। ठीक है, कहाँ पर, शंखलिपि के टाइम पर। ठीक है, और यहाँ पर बोला जाता है 5 सेंचुरी के AD के आसपास की बात है। यहाँ पर जो ये गुप्तास थे ना, ये पहले ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने स्ट्रक्चरल टेम्पल्स को बनाना स्टार्ट कर रहा था। ठीक है, और एक तरीके से स्ट्रक्चरल टेम्पल काफ़ी अलग थे रॉक कट टेम्पल से। रॉक कट टेम्पल्स कैसे होते थे, जो बड़े बड़े चट्टानों को काट के मंदिर बनाए जाते थे, तो इनसे काफ़ी हद तक अलग थे स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन अलग अलग हम लोग को देखने को मिले हैं, और यहाँ पर अलग अलग किंग्स के ऊपर यहाँ पर इंस्क्रिप्शन ये देखने को मिलेंगे। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं मैं अभी आप लोग को आगे बताता हूँ। तो अभी फिलहाल ये पिलर्स यहाँ पे देखने को मिले, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ये पिलर्स खुदाई के दौरान मिले हैं टेम्पल्स के। ठीक है, तो टेम्पल्स के रिमेन्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। और इस टेम्पल के ऊपर क्या है, शंखलिपि इंस्क्रिप्शंस हुआ भाई। देखो इंस्क्रिप्शंस इसी प्रकार से कुछ गाड़ के लिख दिया गया या फिर कुछ सिंबल्स बना दिए गए, इस प्रकार से पहले ये काम किया गया होगा। तो शंखलिपि स्क्रिप्ट को एक तरीके से शेल स्क्रिप्ट भी बोलते हैं हम लोग, और इस शेल स्क्रिप्ट को खोजा गया था। एक तरीके से ये इंस्क्रिप्शंस के अंदर देखने को मिलता है, नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। 4 से 8 सेंचुरीज के आसपास ये इंस्क्रिप्शंस, ये स्क्रिप्ट हुआ करती थी।
ठीक है। यहाँ पर जो ये शंख लिपि हो गया या ब्राह्मी हो गया, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश स्क्रिप्ट्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे नेम्स का इस्तेमाल किया गया है, बहुत सारे सिग्नेचर्स वगैरह मिले हैं। जो ये इंस्क्रिप्शंस है ना, बेसिकली यहाँ पर छोटे छोटे कैरेक्टर्स पाए गए हैं और एक तरीके से बहुत सारे एक तरीके से पवित्र सिंबल्स पाए गए हैं, जैसे ओम का सिंबल हो गया, ये सारे सिंबल्स वगैरह भी पाए गए। कहीं कहीं पर नाम सिंबल सब साथ में पाया गया। इन सबको डिस्कवर करा गया है 1836 के अंदर। आप कह सकते हो ये जो शंख लिपि स्क्रिप्ट है, इसको कब डिस्कवर किया गया था? 1836 में, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर आज के टाइम पर बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पर ये एक तरीके से इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं, और वो बहुत सारी साइट्स कहाँ पर हैं? तो एक है मुंडेश्वरी टेम्पल, एक है उदयगिरी टेम्पल, एक है मनसर, और यहाँ पर इन सारी जगह पर आप कह सकते हो ये वाले जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो पाए जाते हैं। जो ये इंस्क्रिप्शंस है ये रिपोर्ट करे गए इंडोनेशिया के जावा और बोर्नियो में भी, यहाँ पर यह बताया गया। तो इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, आई होप आप समझ गए होंगे। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस ये गाड़ के लिखे गए, यहाँ पर कुछ सिंबल्स और नाम देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कुमार गुप्ता के बारे में, यहाँ पर काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस मिले। कुमार गुप्ता कौन थे? तो एक सक्सेसर थे चंद्रगुप्ता टू के। चंद्रगुप्ता बाद टू के बाद यहाँ पर कुमार गुप्ता आए। इनका टाइम पीरियड 414 से लगभग 1414 से लगभग 1455 एडी तक का यहाँ पर इनका ये टाइम पीरियड था। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ है उसको यहाँ पर इन्होंने परफॉर्म किया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ खास ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ोगे। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी मैं यहाँ पर आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। इनका जो पीरियड था ना, वो एक तरीके से गुप्ता पीरियड गोल्डन एज पीरियड कहलाता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेड वगैरह होता था। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि गुप्ता जो डायनेस्टी है उसके अंदर कैसे कैसे रूलर्स आए। एक थे श्रीगुप्ता, ये गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे। उसके बाद यहाँ पर घटोत्कच आए, फिर उसके बाद यहाँ पर चंद्रगुप्ता वन आए, देन उसके बाद समुद्रगुप्त आए, चंद्रगुप्त टू आए, देन उसके बाद यहाँ पर कुमार गुप्ता वन आए। कुमार गुप्ता के बारे में जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है। इनका यहाँ पर ऋण शासन वगैरह देखने को मिलेगा। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी फाउंड करा गया था। साथ ही साथ यहाँ पर इनको शक्रदित्य भी बोला जाता था। उसके बाद यहाँ पर स्कंदगुप्ता आए, देन उसके बाद विष्णुगुप्त आए। तो यहाँ पर एक गुप्ता के अंदर बहुत सारे रूलर्स आए थे। काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर गुप्ता रूलर चले और काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर गुप्ता पीरियड चला। जो गुप्ता एम्पायर है ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न, सेंट्रल और एक तरीके से बहुत सारे सदर्न पार्ट्स में भी फैला हुआ था। 320 से लेकर 550 सीई तक यहाँ पर ये पूरा का पूरा गुप्ता एम्पायर चलता रहा। जो ये पीरियड है बेसिकली यहाँ पर बोला गया, इस पीरियड की अचीवमेंट थी। बहुत सारे आर्ट्स, आर्किटेक्चर्स बनाए गए, साइंस के ऊपर काम किया गया, रिलीजन, फिलॉसफी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई। चंद्रगुप्ता वन यहाँ पर आप कह सकते हो इन्होंने एक तरीके से गुप्ता एम्पायर का जो एक्सपेंशन है वो तेज़ी से शुरू करा। गुप्ता एम्पायर फैलना चालू हुआ चंद्रगुप्ता वन के बाद से ही, ऐसे यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद आप कह सकते हो ये काफ़ी तेज़ी से फैला। एक तरीके से भारत की हिस्ट्री का ये गोल्डन एज बोला जाता है। गोल्डन एज क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो व्यापार है, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स यहाँ पर देखने को मिलते थे। गोल्ड एंड सिल्वर यानी कि सोने चांदी के सिक्के वगैरह मिलते थे। प्लस जो व्यापार है, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे व्यापार हुआ करता था। सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस, मेडिसिन, प्राइसलेस जेमस्टोन, पर्ल, प्रीशियस मेटल, स्टील, ये सब हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। ये सब समुद्र के माध्यम से दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते थे। तो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारा वेल्थ वगैरह भी था गुप्ता पीरियड के टाइम पर। ओके, तो गुप्ता पीरियड के टाइम पर जो रिलीजन था वो एक तरीके से ज़्यादातर जो हिंदूज थे वो वर्शिप करते थे, पूजा करते थे विष्णु जी की। ठीक है। साथ ही साथ आप कह सकते हो यहाँ पर बुद्धिज्म, जैनिज्म की तरफ भी काफ़ी हद तक झुकाव था गुप्ता रूलर्स का। उसके बाद लिटरेचर की बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आए, बहुत सारे यहाँ पर एक तरीके से कवि आए। तो यहाँ पर कवियों ने अपनी क्या कविता लिखी, बहुत सारी महारथी चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि कालिदास जी ने यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, ये आप नाम देख सकते हो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ने बहुत कुछ लिखा है, जैसे आर्यभट्ट जी ने यहाँ पर सूर्य सिद्धांत के बारे में लिखा। ठीक है। ज्योमेट्री यहाँ पे पढ़ाई, ट्रिग्नोमेट्री, कॉस्मोलॉजी, इन सब के बारे में सेवरल एस्पेक्ट्स कवर करे। शंकु जी ने यहाँ पर जो ज्योग्राफी के बहुत सारे टेक्स्ट थे उनको यहाँ पे कवर किया है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा योगदान दिया इसके अंदर। आर्किटेक्चर अलग अलग देखने को मिले। आज के टाइम पर जो पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया या आर्किटेक्चर हो गया गुप्ता पीरियड का, वो आपको अजंता केव्स में देखने को मिलेगा, एलोरा केव्स में देखने को मिलेगा, सारनाथ हो गया, मथुरा हो गया, अनुराधापुर हो गया, सिगरिया हो गया। इन सभी जगह पर आपको बहुत सारी पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर्स मिल जाएंगे जो कि गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगेन एनवायरमेंट आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। यहाँ पर चर्चा हो रही है ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में। पाइपलाइन बोलने वाला था। ये तो ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यूएस और यूके के बीच में यहाँ पर ये प्लेज देखने को मिला। तो हाल ही में जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अनाउंस किया जो ये ग्लोबल मीथेन प्लेज है, बेसिकली एक तरीके से ये यूएस का यानी कि अमेरिका और एक तरीके से एक यहाँ पर यूके का या फिर यूरोपियन यूनियन का आप कह
सकते हो कि ये एक एफर्ट है। ये इनका एफर्ट ये है, ये लोग मीथेन का एमिशन कम से कम करेंगे। यानी कि जो ये मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट करती है, तो इस मीथेन का जो एमिशन होगा, मीथेन कम से कम निकल कर आएगी। और ये जो अनाउंसमेंट है ये अभी COP26 से पहले करा गया। COP26 क्या है? तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है। आपको मालूम होगा एनवायरमेंट को लेकर एक मीटिंग होने वाली है आने वाले टाइम पर। नवंबर में एक मीटिंग होगी ग्लासगो यूके के अंदर, एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी एनवायरमेंट को लेकर। इंडिया भी इसके अंदर शामिल होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर बोला गया कि देखो जो मीथेन है उसको एक तरीके से कंट्रोल करने की बातचीत करी गई। आर्टिकल आप देख पाओगे, द हिंदू का आर्टिकल है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अपना प्लान अनवील करा कि ये जो मीथेन का एमिशन है इसको कम से कम करेंगे। तो मीथेन क्या है? बेसिकली मीथेन एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग CH4 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, फ्लेमेबल है ये बिल्कुल। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, जो मीथेन एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, काफ़ी हद तक पोल्यूशन ये प्रोवाइड करवाती है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह करती है। आज के टाइम पर मीथेन का बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल भी हो रहा है। मीथेन जो है एमिट होता है नेचुरल सोर्सेज से भी, और लगभग 60% जो मीथेन है वो निकल कर आता है मानव की एक्टिविटीज से, जैसे फार्मिंग से, राइस एग्रीकल्चर से, बायोमास बर्निंग से, इन सब चीज़ों से भी मीथेन काफ़ी हद तक निकल रहा है। इसका इंपैक्ट क्या है? तो आज के टाइम पर वार्मिंग काफ़ी हद तक बढ़ रही है, मतलब हमारा जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक गर्म हो रहा है। टेम्परेचर गर्म होगा, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगी। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा एनवायरमेंट बर्बाद होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो जो सी लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है, कुछ इंपैक्ट, काफ़ी भयंकर इंपैक्ट पड़ता है एनवायरमेंट के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर जो मीथेन गैस है इसका एक और इम्पैक्ट ये रहता है, ये एक तरीके से ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को एक तरीके से जनरेट करता है। अब ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है एक एयर पोल्यूशन के तौर पर देखा जाता है, जो हवा में पोल्यूशन है काफ़ी हद तक इंक्रीज हो रहा है। इससे क्या होता है, ये लोगों की समय से पहले डेथ हो जाती है। लोगों की उम्र तो लंबी है लेकिन वो इन जहरीली गैस के अंदर रह के उनकी डेथ हो जाती है। ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। उसके बाद आज के टाइम पर भारत ग्रीन हाउस गैस को एक तरीके से कम करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स चला रहा है। तो इनिशिएटिव्स जैसे कि एक है हरित धरा करके इनिशिएटिव है। यहाँ पर क्या है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इन्होंने एंटी मीथेनोजिक फीड बना रखा है यहाँ पर, जहाँ पर इन्होंने मीथेन एमिशन को कम से कम किया हुआ है। उसके बाद भारत का एक है इंडिया ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम, यहाँ पर भी हम लोग ग्रीन हाउस गैस को कम से कम इस्तेमाल करने के लिए फोकस करते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर इनिशिएटिव्स हैं भारत के, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। ये मैंने एक्स्ट्रा लगा रखा है जो कि आप लोग यहाँ पर पढ़कर एक आइडिया रख पाओगे जब भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर करो, क्योंकि PDF आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाता है, वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।